आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया था, आज हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और वो विषय है आंकड़ों का संग्रहण एवं वर्गीकरण। किस तरीके से सबसे पहले हम आंकड़ों के संग्रहण पे आते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों से हमारा क्या अभिप्राय है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और उनका संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे आज आप लोगों को आप लोगों ने अपना पाठ्यक्रम देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूनिट फर्स्ट आप लोगों की पूर्ण हो गई है। यूनिट सेकंड का यह आज पहला टॉपिक है और यूनिट थर्ड और फोर्थ आपकी कंप्लीटली स्टैटिक्स पे डिपेंड करती है। पूरा वहाँ पे गणित और सांख्यिकी है और यूनिट फिफ्थ फिर थ्योरेटिकल है थोड़ी सी। तो हम लोग धीमे धीमे सांख्यिकी की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में आंकड़ों का संग्रहण, प्रश्नावली और अनुसूची, इन शब्दों को बहुत सुना। अब इन्हीं शब्दों के विवेचना का समय है। आज का यह जो व्याख्यान है यह आंकड़ों के संग्रहण पर केंद्रित है, जो आपको बताएगा कि आंकड़ों का क्या अर्थ होता है, आंकड़ों की क्या आवश्यकता होती है, आंकड़ों के कितने प्रकार हैं, किन वर्गों में हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं आंकड़ों के अर्थ से। आंकड़े क्या हैं? अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो बुकिश लैंग्वेज कहती है, किताबी भाषा कहती है, पुस्तकीय ज्ञान कहता है कि गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मान के समुच्चय को आंकड़ा, प्रदत्त या डेटा कहते हैं। ये जो संख्याएं हैं वो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती हैं। अभी आप लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया होगा। मैं एक उदाहरण इस्टेब्लिश करता हूं, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, तत्पश्चात आपको पुनः समझाने की कोशिश करता हूं। आप ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, किसी नगर के ट्रैफिक पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आपको आंकड़ों का संग्रहण करना है कि पीक आवर्स जिस समय ऑफिसेस, स्कूल जाने का टाइम होता है और शाम को जब ऑफिसेस और स्कूल बंद होने का टाइम होता है, पीक आवर्स में किसी नगर में ट्रैफिक की क्या दशा है, हम उसका अध्ययन करें। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि शहर के मुख्य चौराहों पर उस वक्त जो ट्रैफिक होता है वो किस प्रकार का होता है। उसमें भारी वाहन कितने होते हैं, बसेस कितनी होती हैं, कारें कितनी होती हैं, साइकिल कितनी होती है, मोटरसाइकिल कितने होते हैं, स्कूटर कितने होते हैं। आपने एक टेक्निक अपनाई कि शहर के 5 बड़े चौराहों पर पीक आवर में हम वीडियो की रिकॉर्डिंग करेंगे। आपने वहाँ पे एक कैमरा लगा दिया, उस कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। आप घर आकर के आपने देखा उस कैमरे को गौर से, वो जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसको गौर से देखा, उसको पॉज कर कर के आपने काउंट किया कि कारें कितनी थीं, बसें कितनी थीं, मोटरसाइकिल कितनी थीं।
ठीक है ना। इस तरीके से आपने उसको प्रोसेस किया तो आपको एक फिगर आई आपके सामने, एक मान आया आपके सामने कि कारें 100 थी, बसें 75 थी, मोटरसाइकिल 300 थी। अब आ जाइए जो मैंने कहा था उस पे, क्या प्रकट हुआ इससे? एक मान प्रकट हुआ। ये जो मान क्या है, ये मान जो प्रकट हो रहा है या ये जो आपने एकत्रित किया है वीडियो के रूप में, ये क्या है? ये अभी वीडियो के रूप में है, ये चित्र पिक्चर के रूप में भी हो सकता था, फोटो के रूप में भी हो सकता था। ये क्या है? ये डेटा है या आंकड़ा है? ध्यान रखिएगा, आंकड़ा आपको कब यूं सूचना नहीं दे देंगे। आंकड़ों से सूचना आप कब पाएंगे? जब आप प्रोसेस करेंगे, जब आप प्रोसेसिंग करेंगे, जब आप उसका प्रक्रमण करेंगे। जैसे कि आपने वीडियो को चला करके गिना कि कितनी कारें थीं, कितनी साइकिल थीं, कितनी मोटरसाइकिल थीं। तो शुरुआत में जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया वो क्या था? डेटा था, आंकड़ा था। आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस से सूचना निकल के आई। उस सूचना से आपको क्या मिला? ज्ञान मिला, जिसको आप किस में यूटिलाइज करेंगे? अपने रिसर्च में यूटिलाइज करेंगे। कि भारी वाहन की इस चौराहे पे भीड़ रहती, यहाँ पे जाम लगता है, इसलिए भारी वाहनों का डाइवर्जन इस तरफ से इस तरफ कर दिया जाए तो यहाँ पे जाम नहीं लगेगा। इस तरीके की आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये आप उपयोग कब कर सकते हैं? जब आप उस आंकड़े को प्रोसेस करके सूचना के फॉर्म में लेकर के आए। यानी कि आंकड़े सूचना तभी देंगे जब उनका प्रोसेस हो जाए, या जब उनकी प्रोसेसिंग हो जाए, या जब उनका प्रक्रमण हो जाए। आंकड़े स्वयं में कोई सूचना नहीं प्रदान करते, ना ही आंकड़ों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनकी प्रक्रमण की यह प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इस प्रक्रिया को प्रक्रमण कहते हैं। तो आपने समझा कि गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मान के समुच्चय को आंकड़ा, प्रदत्त या डेटा कहते हैं। और डेटा किसी भी रूप में हो सकते हैं। हमने अभी वीडियो के रूप में बताया, फोटो के रूप में भी हो सकते हैं। आप बहुत जगह जाते हैं, आप हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं, आप फोटो क्लिक करते हैं। क्यों क्लिक करते हैं? आप फोन में यूज करते हैं तो यही तो कहा जाता है कि डेटा कंज्यूम हो रहा है। आजकल लोग डेटा इतना डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पे भी वो डेटा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा से सूचना तब मिलेगी जब प्रोसेसिंग होगी, जब प्रक्रमण होगा। अगर प्रक्रमण नहीं होगा तो डेटा अपने आप में कोई भी सूचना नहीं देंगे। जैसे कोई आप ये अध्ययन कर रहे हैं कि मेलों का, भारत में लगने वाले मेलों का धार्मिक सद्भाव में या सामाजिक सद्भाव में या सामाजिक समरसता में क्या महत्व है। आप किसी मेले में गए, वहां पे भी यही दो टेक्निक काम आएंगी। या तो आप सर्वे करें, लेकिन भीड़ में सर्वे संभव नहीं होता। मान लीजिए आपने फोटो ली, हर एंगल से ली, समय समय पे ली, तो बाद में आप उन फोटो को देख के इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही तो करेंगे। उस फोटो में जितने लोग आएंगे उसमें से वो लोग, जो लोग आए हैं वो किस उम्र के हैं, किस वर्ग के हैं, उनके वेशभूषा आदि से वे किस धर्म के प्रतीत होते हैं। इस तरह से हम लोग, जो हमारे पास में इमेज होती हैं, वीडियो होते हैं, किसी भी रूप में ये सूचना हो सकती है, डेटा हो सकता है। किसी भी रूप में इस डेटा को हम प्रोसेस करके सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब आंकड़ों की आवश्यकता हमें क्यों होती है? देखिए, आंकड़े दोनों ही दशाओं में उपयोगी हैं, चाहे हम गुणात्मक अध्ययन कर रहे हो या मात्रात्मक अध्ययन कर रहे हो। गुणात्मक अध्ययन जब हम लोग कर रहे होते हैं, किसी अभिलेख की समीक्षा कर रहे होते हैं, तो उस दस्तावेज की हम वहाँ पे भी एक इमेज प्रस्तुत करते हैं अपने अध्ययन की पुष्टि में।
जब हम मात्रात्मक कर रहे होते हैं तो आंकड़ों का विशेष महत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? हमने आपसे बताया था कि परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए और समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका मापन हो सके। मैं आपके सामने 10 गिलास में पानी रख दूं, थोड़ा थोड़ा खाली हो, आधा आधा खाली हो, तो आप उसे देख के क्या कहेंगे? अगर आप उसकी तस्वीर लेंगे तो तस्वीर में तो किसी में थोड़ा सा कम होगा, किसी में थोड़ा आधे से ज्यादा होगा। आप यही तो कह पाएंगे कि सभी गिलास आधे खाली हैं। आप इससे ज्यादा निश्चित रूप में उस तस्वीर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। यानी कि जो डेटा आपने तस्वीर के रूप में गिलासों का लिया वो आपको क्या बताएगा? वो सिर्फ यही तो बताएगा कि ये गिलास आधे आधे खाली हैं। लेकिन जब हम मात्रात्मकता की ओर जाते हैं तब यही आंकड़े हमें ये बताएंगे कि कौन सा गिलास आधे से ऊपर है और कौन सा गिलास आधे से नीचे है, यानी कि इनमें विचलन कितना है। तो यहां पे जब हम अपनी शोध समस्या के अनुसार समस्या हमारी सुसंगत होती है, सीमित होती है और हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं जिसका हमें परीक्षण करना होता है, तो हम मात्रात्मक अध्ययन के लिए हमें इन आंकड़ों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। जब हम वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हो तब हमें आंकड़ों की आवश्यकता होगी। जब हम ऐसा अध्ययन कर रहे हो जो वैध हो, विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, सभी के लिए एक जैसा हो, सभी समान देश काल परिस्थिति में समान समुदाय के लोगों के लिए एक जैसा हो, उसका सामान्यीकरण किया जा सकता हो। हम विभिन्न काल आंकड़ों के द्वारा हम विभिन्न काल, विभिन्न समय, विभिन्न स्थानों के आंकड़ों को परस्पर तुलना कर सकते हैं। आरा की जनसंख्या की वृद्धि बक्सर की जनसंख्या की वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है, उसकी गति किस प्रकार भिन्न है, अधिक है या कम है, इस बात की तुलना कर सकते हैं। आरा में जनसंख्या वृद्धि पिछले 50 सालों में ज्यादा हुई है या बक्सर में जनसंख्या वृद्धि पिछले 50 सालों में ज्यादा हुई है, हम इसका अध्ययन कर सकते हैं आंकड़ों की सहायता से। क्षेत्रगत वितरण को देख सकते हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन कहां पे कितना हो रहा है, चावल का कितना हो रहा है। साथ ही साथ पृथ्वी की सतह के विभिन्न प्रकार की घटनाओं में जो विभिन्न प्रकार के अंतर संबंध होते हैं उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारे सामाजिक घटनाएं इस पृथ्वी की सतह पे घटित होती हैं, उनका भी अध्ययन उनके मध्य जो अंतर संबंध हैं, जो कार्य कारण संबंध हैं, उनका अध्ययन भी मात्रात्मक होता है। अब ये जो आंकड़ों के प्रकार हैं ये प्रायः 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आप बहुत सुनेंगे और आपसे बहुत पूछा जाएगा। जब आप रिसर्च भी करेंगे तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और प्राइमरी डेटा के अंतर्गत क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनके अंतर्गत जिनके द्वारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत क्या क्या होता है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि आप ये मतलब एक फंडामेंटल जानकारी है, एक मूलभूत चीज है। तो हम आते हैं कि प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या हैं? देखिए, उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है जिन्हें शोधकर्ता प्रथम बार एकत्रित करता है, यानी कि इससे पहले स्वयं जाकर, ठीक है, इससे पहले वे आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं। इन आंकड़ों को मौलिक आंकड़े भी कहा जाता है, और ये आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं जो कि विभिन्न सांख्यिकी प्रक्रमण के बाद में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इन आंकड़ों को एकत्रित करने की कुछ विधियां हैं कि ये आंकड़े किस तरीके से एकत्रित किए जाएंगे। ये आंकड़े व्यक्तिगत प्रेक्षण द्वारा एकत्रित किए जाएंगे, साक्षात्कार द्वारा एकत्रित किया जाएंगे, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा एकत्रित किए जाएंगे, और कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसमें कि आपके पाठ्यक्रम में प्रश्नावली और अनुसूची, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल लिखा हुआ है उसका मतलब ही यही है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन का मेथड, ठीक है, जो कि
हम लोग कल से अध्ययन करना शुरू करेंगे। आज तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आपने समझा कि ऐसे आंकड़े जो प्रथम बार स्वयं शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं या मौलिक आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं जो सांख्यिकीय प्रक्रमण के बाद प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली अनुसूची को सम्मिलित किया जाता है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इन दोनों के अलावा साक्षात्कार, व्यक्तिगत प्रेक्षण और व्यक्तिक अध्ययन विधि को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब द्वितीयक आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही एकत्रित या संकलित तथा विश्लेषित किए गए होते हैं, उनको द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहते हैं। जैसे कि जनगणना की रिपोर्ट, जैसे कि किसी समाचार पत्र में प्रकाशित कोई आंकड़ा, जैसे कि पंजीयन अभिलेख, जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जैसे कि आपकी स्थलाकृतिक मानचित्र, सैटेलाइट चित्र, एरियल फोटोग्राफ, ये सब किसमें है? सेकेंडरी में, जिनके आधार पे आप अपना एनालिसिस करेंगे। यानी कि ये आंकड़े किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही एकत्रित, ध्यान रखिएगा, पहले ही एकत्रित, संकलित तथा विश्लेषित किए गए होते हैं, उनको द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को शोध में प्रयोग करने से पहले इनकी विश्वसनीयता, उपयुक्तता एवं पर्याप्तता की अवश्य जांच कर लेनी चाहिए। क्या ये आंकड़े मुझे विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हैं? क्या ये आंकड़े मेरी शोध समस्या के अनुरूप हैं? क्या इन आंकड़ों का प्रयोग करना मेरे लिए उपयुक्त होगा? क्या इन आंकड़ों से मेरे शोध के उद्देश्यों की पूर्ति होती है? क्या ये आंकड़े मेरे लिए पर्याप्त सिद्ध होंगे? बहुधा नहीं होते। इसीलिए हमें विभिन्न शोध समस्याओं पर प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ता है प्रश्नावली और अनुसूची के आधार पर। अब द्वितीयक आंकड़ों को दो भागों में बांटा गया, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतरराष्ट्रीय, निजी प्रकाशन और समाचार पत्रों को रखा गया। अप्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत जो रखा गया है उसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख और अन्य प्रलेखों को रखा गया। साथ साथ इसमें अप्रकाशित शोध प्रबंध को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर आप इसको एज ए क्लासिफिकेशन चार्ट समझना चाहते हैं तो आंकड़े दो भागों में विभक्त हुए, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आया व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य विधियां। द्वितीयक आंकड़े दो भागों में विभाजित हुए मूलभूत रूप से, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत को फिर हमने विभक्त किया सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतरराष्ट्रीय, निजी प्रकाशन एवं समाचार पत्रों में, और अप्रकाशित स्रोतों के अंतर्गत हमने सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत तथा गैर सरकारी प्रालेख, अन्य प्रालेख एवं अन्य अप्रकाशित शोध ग्रंथों या अन्य अप्रकाशित शोध प्रबंध को सम्मिलित किया। इस प्रकार से ये जो आंकड़ों का प्रकार है ये आपके सम्मुख आया। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग प्रश्नावली और अनुसूची की तरफ आगे बढ़ेंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची पहले हम समझेंगे क्या है, क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे रचना की जाती हैं। धीमे धीमे हम लोग प्रश्नावली और अनुसूची का गहन अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई संशय हो, कोई शंका हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंकित कुमार, विनीता शर्मा,
सीबी जयशंकर प्रसाद जी। आप इस लेक्चर को फिर से सुन लीजिएगा, मैं शाम तक इस लेक्चर को पुनः डाल दूंगा, है ना। और इससे संबंधित एक लेक्चर पीएचडी क्लासेस में दिया जा चुका है, वो भी अपलोड है, उसको भी सुनना चाहेंगे तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो लिंक जहां तुम रत्नेश शुक्ला डालोगे यूट्यूब पे, डॉक्टर रत्नेश शुक्ला आप डालिएगा, वहीं पे सारे आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स मेरे जितने भी मैंने दिए हैं, चाहे वो PG1 से रिलेटेड हो या PG2 से हो, PG3 से हो या फिर PhD से हो। और आप यूनिवर्सिटी में जहां पे ई लिंक दिया हुआ है वहां पे आप PhD ज्योग्राफी करके जाएंगे तो वहां से भी आपको PhD का एक अलग सेक्शन दिख जाएगा। आप दोनों में से कोई भी विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो जी। कृष्ण कुमार जी, कुमारी बबीता, कौन सा डाटा? प्राथमिक आंकड़े दोनों। देखिए ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा गया जो प्रथम बार स्वयं शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। पहली बार एकत्रित किए जा रहे हैं किसी विषय पे और शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जा रहे हैं, तो वे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े या मौलिक आंकड़े कहलाए, ठीक है। द्वितीयक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा गया जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही, यानी कि उसके ऊपर पहले ही कोई व्यक्ति या कोई संस्था उन आंकड़ों को एकत्रित कर चुका है, संकलित कर चुका है और विश्लेषित कर चुका है, तो उन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहलाए। यानी कि इन द्वितीयक आंकड़ों को शोधकर्ता ने स्वयं जाकर के इनका संग्रहण नहीं किया है, ये आंकड़े किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले ही एकत्रित या संकलित तथा विश्लेषित किए जा चुके होते हैं, तो उन आंकड़ों को हमने द्वितीयक आंकड़े या गौड़ आंकड़े कहा। प्राथमिक आंकड़े को शोधकर्ता स्वयं जाकर के पहली बार संकलित करता है, यानी कि पहली बार ही उस विषय पे उन आंकड़ों को संकलित किया जाता है। द्वितीयक आंकड़े को कोई दूसरा व्यक्ति पहले ही या कोई संस्था पहले ही एकत्रित, संकलित एवं विश्लेषित कर चुकी होती है, जो प्रकाशित हो सकती है अथवा अप्रकाशित हो सकती है, ठीक है। यही मूलभूत अंतर है। मधु पांडे, मनीषा कुमारी, ठीक है सर। निशांत, पूजा, पूनम, रामानुज, सरदार जी, शुभम, सोनी, ठीक है, स्वीटी, ठीक। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम भैया।